सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह है कि आपके पास जो सब्जेक्ट आएगा आप उसी के मुताबिक वर्ब को लगाएंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो वर्ब आएगा वो भी आपके पास सिंगुलर होगा। और इसी तरह अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसी के मुताबिक प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। अब ये जो हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, नाउन और सब्जेक्ट के दरमियान हम ये जो प्रोनाउन या वर्ब लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब स्टार्ट में आपके पास जो रूल है ये बहुत ज्यादा आसान है और फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे जाएंगे और इसमें हमारे पास जितने भी एरियाज है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रूल आपके पास ये है कि सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मेरे पास आ जाए अ बॉय डैश कमिंग, अ बॉय डैश कमिंग, और मेरे पास ऑप्शन आ जाए इज एम आर, तो अब इसमें हमारे पास जो इज है ये हमारे पास सिंगुलर है और इसमें ये जो आर हमारे पास आया है ये हमारे पास प्लूरल है। और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास सिंगुलर नाउन आएगा हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट आंसर होगा दैट इज अ बॉय इज कमिंग। हमारे पास जो सिंगुलर वर्ब है वो हमारे पास इज है, इसी तरह वाज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है और हैज बीन ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। और जो हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारे पास आर इसमें आता है, हमारे पास इसमें वर आता है, इसमें हमारे पास हैव आता है और इसमें हमारे पास हैव बीन आता है। और इसमें एक वर्ब हमारे पास रह गया है दैट इज एम, और एम को हम यूज करते हैं आई के साथ। और इसके अलावा एक और वर्ब हमारे पास रहता है दैट इज हेड या हेड बीन। अब हमारे पास जब हेड आता है या हेड बीन आता है तो इसको हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसमें प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लिस्ट हमने बनाया इज, वाज और हैज, इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, आर, वर, हैव, और हमारे पास जो हैव बीन आया है इसको हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन के साथ। अब अगर आपके पास लेट्स सपोज सेंटेंस आ जाए ही डैश क्रिकेट और आपके पास आ जाए प्ले और दूसरा आपके पास आ जाए प्लेस, तो याद रखें जब आपके पास किसी भी वर्ब के साथ एस आ जाए, एस या उसके साथ ई एस आ जाए तो उस वर्ब को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। और अगर किसी वर्ब के साथ एस या ई एस ना आ जाए तो फिर हम उसे प्लूरल कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट को भी समझे कि जब किसी नाउन के वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा तो उस वर्ब को हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे और जिस वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं होगा हम उसे प्लूरल कंसिडर करेंगे। अब ही हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से हम कहते हैं कि ही प्लेस क्रिकेट। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि समद डैश टेस्ट्स और हमारे पास आ जाए कि टाइप और दूसरा हमारे पास आ जाए टाइप्स। अब समझ चूंकि हमारे पास सिंगुलर है और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास किसी नाउन के साथ एस या ई एस आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा समद टाइप्स टेस्ट। तो पहला पॉइंट आपके पास था कि सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। फिर दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए स्टूडेंट्स डैश राइटिंग और आपके पास आ जाए इज एम आर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास प्लूरल हैं और जब भी हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। आर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में आता है इस वजह से हम इसके साथ लगा लेंगे आर, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि बॉयज डैश क्वेश्चंस, बॉयज डैश क्वेश्चंस और हमारे पास आ जाए आस्क और दूसरा हमारे पास आ जाए आस्क्स, तो रूल के मुताबिक जब हमारे पास किसी भी वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा हम उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे और जब किसी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा तो हम उसे प्लूरल कंसिडर करेंगे। यहां पर हमारे पास आस्क के साथ एस नहीं आया है इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज आस्क, तो हम कहते हैं कि बॉयज आस्क क्वेश्चन। लेकिन ये जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट था ये तो बहुत ज्यादा आसान था। आप लोग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आपके पास टू नाउन्स आते हैं, टू नाउन्स, और उन टू नाउन्स के दरमियान आपके पास एंड आ जाए तो आप उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि उसामा एंड इब्राहिम डैश गुड फ्रेंड्स, हमारे पास आ जाए उसामा एंड इब्राहिम डैश गुड फ्रेंड्स और हमारे पास ऑप्शंस आ जाए इज एम आर।
अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 2 नाउन्स आए हैं, एक हमारे पास उसामा है और दूसरा हमारे पास इब्राहिम है और दरमियान में एंड आया है। इस वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज आर। मैं कहूंगा कि उसामा एंड इब्राहिम आर गुड फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं और मैं कहूं कि अ बॉय एंड अ गर्ल डैश टॉकिंग, और हमारे पास आ जाए वाज और हमारे पास आ जाए वर, हमारे पास वाज आ जाए और वर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंड आया है, एंड से पहले हमारे पास आया है अ बॉय और एंड के बाद हमारे पास आया है अ गर्ल। अ बॉय हमारे पास एक नाउन हुआ, अ गर्ल हमारे पास दूसरा नाउन बन गया है। तो जब भी हमारे पास 2 नाउन्स आएंगे और उनके दरमियान एंड आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि अ बॉय एंड अ गर्ल वर टॉकिंग। तो आपके पास रूल नंबर 3 ये था कि 2 नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन ये जो रूल नंबर 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ज्यादा गौर के साथ सुने। हम कहते हैं कि 2 नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि द कोच एंड कैप्टन डैश कमिंग, द कोच एंड कैप्टन डैश कमिंग। अब आपके पास ऑप्शंस है इज, एम, आर, और दूसरा सेंटेंस आपके पास है द कोच एंड द कैप्टन डैश कमिंग, और इसके लिए भी आपके पास जो ऑप्शंस है दैट इज, एम, आर। अब रूल नंबर 4 को समझे। 2 नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड रेफरिंग टू वन पर्सन और थिंग टेक सिंगुलर वर्ब। अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए, उन 2 नाउन्स के दरमियान आपके पास एंड आ जाए, लेकिन वो जो 2 नाउन्स आपने यूज किए हैं वो आपने एक पर्सन के लिए यूज किए हैं, तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। असल में इस सेंटेंस में जो बंदा हमारे पास कोच है वही बंदा हमारे पास कैप्टन भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक पर्सन के लिए हमने 2 नाउन्स यूज किए हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि द कोच एंड कैप्टन इज कमिंग। जबकि दूसरे सेंटेंस में कोच हमारे पास एक बंदा है जबकि कैप्टन हमारे पास जो है वो दूसरा बंदा है, तो हम कहते हैं कि द कैप्टन एंड कोच एंड द कोच एंड द कैप्टन आर कमिंग। अब आपके जहन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा क्या कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 नाउन्स हमारे पास आया ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं या ये दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे हैं। इस पॉइंट को बहुत ज्यादा गौर के साथ सुने। हमने कहा कि जब 2 नाउन्स आएंगे और दरमियान में एंड आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट रूल हमने ये डिस्कस किया कि 2 नाउन्स आए हैं, दरमियान में एंड आया है और उसके बाद हम कहते हैं कि हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं। तो हमें किस तरह पता चलेगा? तो इसका आसान पॉइंट ये है कि अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो इस फर्स्ट नाउन के साथ हमने आर्टिकल द लगाया है, लेकिन इस सेकंड नाउन के साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया। तो जब आपके पास 2 नाउन्स आ जाए और आप एक नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल आपके पास क्या है? ये 3 है, ए, एन, द। तो अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए, एक नाउन के साथ आर्टिकल हो और एक के साथ आर्टिकल ना हो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 नाउन्स आ जाए और उन दोनों नाउन्स के साथ आप जो है वो आर्टिकल लगाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे हैं। तो यहां पर द कोच, देखिए कोच के साथ भी द, कैप्टन के साथ भी द, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे हैं। तो इस वजह से हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। मैं आपको 1-2-3 एग्जांपल्स और भी देता हूं ताकि आपकी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अगर मैं कहूं कि द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी डैश कमिंग इज, एम, आर। मैं कहता हूं द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी डैश कमिंग, आपके पास आ जाए इज, एम, आर। अब देखिए पहले सेंटेंस में हमारे पास क्या आया है? द डायरेक्टर, दूसरे सेक्रेटरी के साथ आर्टिकल द है नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नाम हमने एक इंसान के लिए यूज किए हैं, तो हम कहते हैं कि द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। दूसरे सेंटेंस में हम कहते हैं कि द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल द आया है, इस वजह से हम कहते हैं कि द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। तो अब जब दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल हैं तो क्या हुआ? ये दोनों आपके पास जो है वो डिफरेंट बंदे, और अगर एक के साथ है और एक के साथ नहीं है तो फिर ये आपके पास एक ही बंदा बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि
अ टीचर एंड शॉपकीपर डैश स्टैंडिंग आउटसाइड। अ टीचर एंड शॉपकीपर स्टैंडिंग आउटसाइड आपके पास है इज एम आर। दूसरा आपके पास आ जाए अ टीचर एंड अ शॉपकीपर डैश स्टैंडिंग आउटसाइड। और इस तरह यहां पर भी हम लिखे कि इज एम आर। अब आप देखिए पहले सेंटेंस में हमने लिखा अ टीचर, टीचर के साथ आर्टिकल ए आया है, लेकिन शॉपकीपर के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब ये कि जो बंदा हमारे पास टीचर है वही बंदा हमारे पास शॉपकीपर भी है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अ टीचर एंड शॉपकीपर इज स्टैंडिंग आउटसाइड। दूसरे सेंटेंस में हम कहते हैं कि अ टीचर एंड अ शॉपकीपर। अब टीचर के साथ भी आर्टिकल ए, शॉपकीपर के साथ भी आर्टिकल ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बंदे हमारे पास डिफरेंट बंदे बन गए हैं और दरमियान में एंड भी आया है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो हम कहते हैं कि अ टीचर एंड अ शॉपकीपर आर स्टैंडिंग आउटसाइड। समझा? खुदे मणमा का पेश है। अगर हमारे पास टू नाउन्स आते हैं और उनके दरमियान एंड आ जाए तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जिस तरह हमने कहा कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर टॉकिंग, लेकिन रूल नंबर 5 हमारे पास है कि टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड बट क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी टेक सिंगुलर वर्ब। यानी इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखूं कि ईच बॉय एंड गर्ल डैश टॉकिंग, और मैं यहां पर लिखूं इज एम आर, या मैं इस सेंटेंस को इस तरह लिखूं ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश टॉकिंग, और हमारे पास आ जाए इज एम आर। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास ईच आया है। तो जब भी आपके पास टू नाउन्स आते हैं, वैसे जब आपके पास टू नाउन्स आते हैं और दरमियान में एंड आ जाए तो इन दोनों नाउन्स को हम कंबाइन करके कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो जब आपके पास कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाए लेकिन उससे पहले ईच आ जाए, चाहे वो ईच एक नाउन के साथ आया हो या वो चाहे दोनों नाउन्स के साथ आया हो, लेकिन आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में ईच आया हो या सेंटेंस के स्टार्ट में एवरी आया हो, तो फिर रूल के मुताबिक आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। ईच बॉय एंड गर्ल इज टॉकिंग। यहां पर हमने कहा कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर टॉकिंग, क्योंकि हमारे पास टू नाउन्स आए हैं, दरमियान में एंड आया है, तो हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लिया। लेकिन जब टू नाउन्स आते हैं और उससे पहले आपके पास ईच आ जाए तो फिर आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। इसी तरह इस सेंटेंस में हमारे पास है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब यहां पर भी हमारे पास ईच आया है और ये ईच हमने दोनों नाउन्स के साथ यूज किया है, तो चाहे आपके पास ये ईच एक नाउन के साथ आ जाए या चाहे ये ईच दोनों नाउन्स के साथ आ जाए, आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि ईच बॉय एंड गर्ल इज टॉकिंग। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे और हम कहें कि एवरी टीचर एंड स्टूडेंट डैश सीरियस अबाउट इट, हम कहते हैं कि इज एम आर, और हम कहें कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट डैश सीरियस अबाउट इट, तो हम कहते हैं इज एम आर। अब ये वही वाला रूल है कि टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, दरमियान में एंड आया है, टीचर एक नाउन है, स्टूडेंट दूसरा नाउन है, लेकिन बट क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी। क्वालिफाइड का मतलब है कि इससे पहले ये ईच का वर्ड आया है या एवरी का वर्ड आया है, तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। हम कहते हैं कि एवरी टीचर एंड स्टूडेंट इज सीरियस अबाउट इट। दूसरे में ये जो एवरी है हमने इसको दोनों नाउन्स के साथ यूज किया है, लेकिन चाहे हम इस एवरी को एक नाउन के साथ यूज करें या इसको हम दोनों नाउन्स के साथ यूज करें, हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि एवरी टीचर एंड स्टूडेंट इज सीरियस अबाउट इट। फिर हम आते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। यहां पर ये जो मैंने कंजंक्शन ये वर्ड्स लिखे हैं ये बेसिकली हमारे पास कंजंक्शंस हैं। यहां पर हमारे पास है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और नॉर। अब याद रखिए आपके पास हमेशा एक नाउन इससे पहले आता है और एक नाउन इसके बाद आता है। इसी तरह यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और एक नाउन इसके बाद,
यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और इसके बाद, यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और इसके बाद, और यहां पर भी एक नाउन इससे पहले और इसके बाद। तो जब आपके पास ये वर्ड्स आ जाए और एक नाउन इससे पहले आ जाए और एक नाउन इसके बाद आ जाए, तो आपने इसके बाद जो नाउन आया है उसको देखना है। क्या मतलब है इसका? अगर मैं यहां पर लिखूं आइदर द कोच और द प्लेयर्स डैश रिस्पॉन्सिबल, और यहां पर मैं लिखूं कि वाज और मैं लिखूं वर, इस तरह मैं लिखूं नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट, और हमारे पास आ जाए वाज और यहां पर हमारे पास आ जाए वर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर आइदर आया है और यहां पर हमारे पास और आया है। अब आप देखिए, और से पहले हमारे पास आया है द कोच और के बाद हमारे पास आया है द प्लेयर्स। यहां पर ये पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एक नाउन आपके पास और से पहले आएगा और एक नाउन आपके पास और के बाद आएगा। अब और से पहले जो आपके पास नाउन आया है ये आपके पास सिंगुलर है, और के बाद जो आपके पास नाउन आया है ये आपके पास प्लूरल है। लेकिन अब हमने क्या करना है, आया हमने फर्स्ट नाउन को देखना है या सेकंड नाउन को? तो हमने कहा था कि वर्ब एग्रीज विद द सेकंड और द नियरर नाउन। तो हमारे पास जो सेकंड नाउन है ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम लगा लेंगे वर प्रेजेंट। आइदर द कोच और द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। अब देखिए नॉर आया है, नॉर से पहले जो नाउन आया है द स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है। इसके बाद हमारे पास आया है द टीचर हमारे पास सिंगुलर है। हमने सेकंड नाउन को देखना है, सेकंड नाउन हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम लगा लेंगे वाज। तो हम कहते हैं कि आइदर द कोच और द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज प्रेजेंट। इसके अलावा ये जो तीन वर्ड्स हैं या ये तीन कंजंक्शन है, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी आसानी से डेवलप हो सके। मैं कहता हूं कि नॉट ओनली हिज ब्रदर बट also his friends dash opposing it. Not only his brother but also his friends dash opposing it. आपके पास ऑप्शन है is, am, are। क्या आया है but also से पहले आया है his brother सिंगुलर है, इसके बाद आया है his friends आपके पास प्लूरल है। हमने सेकंड नाउन को देखना है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि are। Not only his brother but also his friends are opposing it. Next देखिए, मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं कि the book or the copies are dash burned, और हमारे पास आ जाए was और were। the book or the copies dash burned, the copies हमारे पास सेकंड नाउन है और ये हमारे पास प्लूरल भी है, इस वजह से हम लगा लेंगे were। और लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश हैप्पी, हमारे पास है इज, एम, आर। अब देखिए द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, दरमियान में नॉर आया है, नॉर से पहले द टीचर है लेकिन सिंगुलर है, नॉर के बाद द स्टूडेंट्स है और प्लूरल है, लेकिन हमारा कंसर्न तो किस नाउन के साथ होगा? शाबाश, हमारा कंसर्न होगा सेकंड नाउन के साथ। सेकंड नाउन यहां पर प्लूरल है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आर। तो हम कहते हैं कि द टीचर नो द स्टूडेंट्स आर। ये जो लिस्ट मैंने लिखा है नंबर 7 में, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन अकॉर्डेंस विद, बिसाइड्स, आफ्टर, लाइक, अनलाइक, रादर देन, नो लेस देन योर वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और नॉर्मली आप लोग के एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स इसका आंसर अक्सर औकात गलत दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल देता हूं कि द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स डैश सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स डैश सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, और हमारे पास ऑप्शन है इज, एम, आर। अब देखिए हमारे पास वर्ड आया है एज वेल एज, इससे पहले हमारे पास जो नाउन आया है दैट इज द कोच, और इसके बाद हमारे पास जो नाउन आया है दैट इज द प्लेयर्स। अब द कोच हमारे पास सिंगुलर है और द प्लेयर्स हमारे पास प्लूरल है। रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास एज वेल एज आएगा तो इससे पहले हमारे पास जो नाउन आया है, हमारा जो वर्ब होगा वो उस नाउन के मुताबिक आएगा। तो यहां पर द कोच हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम कहते हैं कि इज। द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स इज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। फिर इसी तरह अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि द स्टूडेंट्स
टुगेदर विद द टीचर डैश वेटिंग आउटसाइड इज एम आर। अब हमारे पास यहां पर आया है टुगेदर विद। टुगेदर विद से पहले हमारे पास जो नाउन आया है दैट इज द स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास प्लूरल है, और इसके बाद हमारे पास जो नाउन आया है दैट इज द टीचर, जो कि हमारे पास सिंगुलर है। लेकिन जब भी हमारे पास वर्ड टुगेदर विद आएगा तो हमारा जो वर्ब आएगा वो पहले नाउन के मुताबिक आएगा। यहां पर द स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट नाउन है और ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम कहेंगे आर। द स्टूडेंट्स टुगेदर विद द टीचर आर वेटिंग आउटसाइड। फिर नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं दैट इज अलोंग विद। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जाहिद अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डैश एंजॉयिंग द पार्टी। और हमारे पास यहां पर ऑप्शंस में आ जाए वाज और दूसरा हमारे पास आ जाए वर, तो यहां पर हमारे पास आया है अलोंग विद। अलोंग विद हमारे पास जब भी आएगा तो हमने फर्स्ट नाउन को देखना है। फर्स्ट नाउन यहां पर हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम यहां पर लगा लेंगे वाज। जाहिद अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वाज एंजॉयिंग द पार्टी। फिर अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि द सब्जेक्ट्स बिसाइड्स द टॉपिक्स डैश इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास यहां पर बिसाइड्स आया है, तो बिसाइड से पहले हमारे पास यहां पर जो वर्ड आया है दैट इज द सब्जेक्ट्स, जो कि हमारे पास प्लूरल है, तो यहां पर मैं लगा लूंगा आर इंटरेस्टिंग। द सब्जेक्ट्स बिसाइड द टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग। मैं इस तरह कहता हूं कि ही इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स डैश वर्किंग हार्ड। अब हमारे पास इन अकॉर्डेंस विद आया है, इससे पहले हमारे पास ही आया है, ही हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम यहां पर लगा लेंगे इज वर्किंग हार्ड। ही इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इज वर्किंग हार्ड। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि द मिनिस्टर्स लाइक द लीडर डैश, हम कह सकते हैं कि ऑनेस्ट। द मिनिस्टर्स लाइक द लीडर डैश ऑनेस्ट। यहां पर हमारे पास वर्ड लाइक आया है, लाइक से पहले हमारे पास मिनिस्टर्स आया है, मिनिस्टर्स हमारे पास प्लूरल है, तो यहां पर हम लगा लेंगे और ऑनेस्ट। इसी तरह अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसी रूल के मुताबिक आपको दूं, तो हमारे पास आ जाएगा कि द चिल्ड्रन अनलाइक देयर पेरेंट्स नॉन सीरियस। द चिल्ड्रन अनलाइक देयर पेरेंट्स डैश नॉन सीरियस। चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे आर। तो होपफुली अब रूल नंबर 7 में आप लोगों के लिए किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 6 में जब आपके पास जो कंजंक्शंस आए हैं वहां पर आप अपना नाउन अपना वर्ब सेकंड नाउन के मुताबिक लगाएंगे, जबकि ऐसे सिचुएशन में आपका जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट नाउन के मुताबिक आएगा। तो अगर फर्स्ट नाउन आपके पास सिंगुलर है तो यहां पर आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे, और अगर आपके पास फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो आप इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे। फिर रूल नंबर 8 हमारे पास है इनडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब। इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास है समवन, somebody, something, anybody, सॉरी यहां पर लिखते हैं anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, नथिंग। यहां पर एक और डिफिनेट प्रोनाउन है वो भी लिख देते हैं वन। वैसे हमारे पास और भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ यहां पर इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि इसके बाद आपके पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इनडेफिनेट प्रोनाउंस पे हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास है समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग एंड वन। तो ये आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, और इनडेफिनेट प्रोनाउंस जब भी आपके पास आएंगे आप हमेशा इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अगर लिखूं समवन डैश कमिंग,
और हमारे पास ऑप्शन आ जाए इज, एम, आर। तो अब हमारे पास समवन क्या है, ये हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इस वजह से इसके बाद आएगा समवन इज कमिंग। इसी तरह अगर मैं कहूं कि नो वन डैश क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, और यहां पर मैं लिखूं वाज और वर, तो नो वन चूंकि हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इस वजह से इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो यहां पर हम लगा लेंगे नो वन वाज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। अच्छा, आप लोग जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में ये भी एक पॉइंट है जिसको याद रखें, क्योंकि अक्सर औकात पर एग्जाम में ये पॉइंट आपके पास आ जाता है और आप इसमें गलती कर लेते हैं। आपके पास जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास स्पेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाए डैश इज कमिंग, सही है, और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाए समवन और दूसरा आपके पास आ जाए समवन, जिसमें एक में आपके पास स्पेस है और दूसरे में आपके पास स्पेस नहीं है। तो याद रखें कि वो आपके पास जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनमें दरमियान में आपके पास ये जो स्पेस है ये नहीं होता, बल्कि हम हमेशा इसको एक साथ लिखते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड इज नो वन। आपके पास ये जो नो वन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए डैश इज कमिंग और आपके पास ऑप्शन आ जाए नो वन और दूसरा आपके पास आ जाए नो वन, तो इसमें ये जो फर्स्ट वन आपके पास होगा ये गलत होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है एंड दैट इज नो वन, जिसमें हमारे पास स्पेस मौजूद है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है दैट इज पेयर्ड नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। पेयर्ड नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसमें हम हमेशा दो चीजों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं सीजर्स की। अब सीजर जिसको हम उर्दू में कैंची कहते हैं, उनमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं और उन दोनों पार्ट्स को हम एक साथ यूज करते हैं। या आपके पास आ जाए शूज, या आपके पास आ जाए स्पेक्टिकल्स, या इस तरह अगर आपके पास जो है वो आ जाए ट्राउजर्स, पाजामास, तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं पेयर्ड नाउन्स। और याद रखें कि पेयर्ड नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कहूं कि माई स्पेक्टिकल्स डैश न्यू और यहां पर हमारे पास आ जाए इज, एम, आर, तो स्पेक्टिकल्स हमारे पास चूंकि पेयर्ड नाउन्स में आता है और हमने कहा था कि पेयर्ड नाउन्स के बाद हमेशा हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो यहां पर हम लगा लेंगे आर, माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि सिजर्स डैश यूज्ड फॉर कटिंग, सिजर्स यूज्ड फॉर कटिंग, और मैं लिखूं इज, एम, आर, सिजर्स डैश यूज्ड फॉर कटिंग। अब सिजर्स हमारे पास जो है वो पेयर्ड नाउन्स में आता है क्योंकि उनमें हमेशा दो पार्ट्स एक साथ यूज होते हैं, तो इस वजह से हम यहां पर लिखते हैं आर, सिजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग। अच्छा, आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक और पॉइंट भी बता रहा हूं, आल्दो इसको हम फिर बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन हम जब किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो नॉर्मली हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बुक और मैं लिख दूंगा कि बुक्स, या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए चाइल्ड तो यहां पर हम लगा लेंगे चिल्ड्रन। लेकिन जब हम किसी पेयर्ड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम उसका प्लूरल फॉर्म डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आई बॉट 2 स्पेक्टिकल्स, तो ये सेंटेंस गलत कंसिडर होगा क्योंकि हमारे पास पेयर्ड नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एक रूल है एंड दैट इज, मैं कहूंगा कि आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब भी पेयर नाउन की बात करेंगे हम उससे पहले पेयर जरूर लगाएंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ही गिफ्टेड मी अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो हमारे पास जब भी हम किसी पेयर नाउन का प्लूरल बनाएंगे हम उसका प्लूरल डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हम उससे पहले वर्ड पेयर को जरूर यूज करेंगे। तो अगर हम 1 की बात करें तो फिर तो हम पेयर लगा लेंगे, लेकिन अगर हम 2 और मोर देन 2 की बात करेंगे तो फिर हम पेयर्स को यूज करेंगे। क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि एक ऑप्शन आपके पास आ जाए कि ही बॉट 2 पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, और फिर आप एग्जामिनेशन के दौरान कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमारे पास राइट आंसर कौन सा है। तो याद रखें कि जब आपके पास 2 या मोर देन 2 की बात करेंगे तो फिर आप इसके साथ पेयर्स लगाएंगे। रूल नंबर 9 हमारे पास है प्लूरल प्रॉपर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। हमारे पास हमने इससे पहले यह डिस्कस किया कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है और वो ये है कि जब हमारे पास
प्लूरल प्रॉपर नाउन आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। देखिए हमारे पास एमसीक्यूज आ जाए कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश हर्टिंग, मैं यहां पर लिखता हूं इज एम आर। दूसरा एमसीक्यूज में लिखता हूं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश हर्टिंग इज एम आर। मैं लिखता हूं द अरेबियन नाइट्स डैश फुल ऑफ फन इज एम आर। और मैं लिखता हूं द अरेबियन नाइट्स डैश फुल ऑफ फन इज एम आर। अब देखिए मैं कहता हूं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डैश हर्टिंग, तो यहां पर मैं कहता हूं कि इज हर्टिंग, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग। इसी तरह आपके जहन में ये कंफ्यूजन आएगी कि पहले सेंटेंस में हमने कहा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग और दूसरे में हम कह रहे हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग। तो पहला जो आपके पास सेंटेंस है असल में ये आपके पास एक प्रॉपर नाउन है, जबकि दूसरा जो आपके पास सेंटेंस है ये आपके पास प्रॉपर नाउन नहीं है। तो अब डेफिनेटली आपके जहन में ये कंफ्यूजन पैदा होगी कि हमें किस तरह पता चलेगा कि आया ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो प्रॉपर नाउन के पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उसके स्टार्ट में हमेशा आपके पास कैपिटल लेटर आता है। एक आपके पास स्मॉल लेटर्स होते हैं और एक आपके पास कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो याद रखें कि जब भी आपके पास प्रॉपर नाउन आएगा उसके स्टार्ट में हमेशा आपके पास कैपिटल लेटर आएगा। तो अब देखिए वैसे भी हम सेंटेंस का जब स्टार्ट करते तो वहां पर तो हम कैपिटल लेटर वैसे भी लगाते हैं, लेकिन यहां पर ये ई देखिए एक्सपेक्टेशंस का ई बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन बन गया है। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन आ जाए चाहे वो प्लूरल भी हो तब भी हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। जबकि दूसरे सेंटेंस में अगर आप इस ई को देखते हैं तो ये ई हमारे पास स्मॉल है और इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन नहीं है। इस वजह से चूंकि ये प्लूरल है हमने इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लिया। इस दूसरे एग्जांपल से आप लोगों के लिए चीज और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए द का टी कैपिटल, अरेबियन का ए कैपिटल और नाइट्स का एन कैपिटल। तो अगर हमारे पास हर एक वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। आल्दो हमारे पास नाइट्स आया है तो द अरेबियन नाइट्स असल में हमारे पास एक किताब का नेम है। तो आउटवर्डली ये हमारे पास प्लूरल है लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। हम कहते हैं कि द अरेबियन नाइट्स इज फुल ऑफ फन। लेकिन अगर आप दूसरे एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास है द अरेबियन नाइट्स। अब आप देखिए इस एक एन की वजह से आपके पास जो आंसर आएगा वो आर आएगा। तो याद रखें आपके पास जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो आप बड़े गौर के साथ देखा करें कि ऐसा ना हो कि एक स्मॉल और एक कैपिटल लेटर की वजह से आपका सारे का सारा आंसर गलत हो जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द अरेबियन नाइट्स आर फुल ऑफ फन और हम कहते हैं कि द अरेबियन नाइट्स इज फुल ऑफ फन। तो इस सेंटेंस में हम किताब की बात कर रहे हैं जबकि इस सेंटेंस में अरेबिया में आमतौर पर जो रातें गुजारी जाती है हम उसके बारे में बात करते हैं। और फिर रूल नंबर 10 हमारे लिए 11 हमारे पास है। यहां पर मैंने एक लिस्ट लिखा हुआ है, आपने इसको याद करना है कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। कुछ हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स के नेम हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं जिसको हम सिंगुलर, जिसके बाद हम सिंगुलर फॉर्म को भी यूज करते हैं और प्लूरल फॉर्म को भी यूज करते हैं, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन केसेस है। लेकिन आप लोगों के लिए इस लेवल पे इतना ही समझना काफी है कि आपके पास जब सब्जेक्ट्स के नेम आएंगे आप उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास गेम्स के नेम आ जाए, मैं कहता हूं कि फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इस तरह अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि ब्राउन इज माई फेवरेट कलर। डेज की हम बात करते हैं, मंडे इज अ गुड डे। या मैं कहता हूं कि मंथ्स, जुलाई इज वेरी हॉट। इस तरह अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं, पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस। फिर हम सिटीज की बात करते हैं, पेशावर इज अ बिग सिटी। हम सीजन्स की बात करते हैं, ऑटम रिवील्स द ट्रू कलर्स। और अगर हमारे पास मील्स के नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ।
तो हमारे पास ये जो मैंने लिस्ट लिखा है, यू पीपल नीड टू रिमाइंड इट कि हमारे पास, यू नीड टू रिमेंबर इट दैट हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, गेम्स है, कलर्स है, डेज है, मंथ्स है, कंट्रीज है, सिटीज हैं, सीजन्स है और मील्स वगैरह के जो नाम होते हैं, हम हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को देखिए। हमारे पास रूल नंबर 12 है, नाउन्स सच एज 100, 1000, million, dozen, etc. are used as plural when alone and used as singular when preceded by number. आपके पास जब ये 100 आता है, 1000 आता है, million आता है, billion आता है, इस किस्म के वर्ड्स जब भी आपके पास आएंगे, अगर ये अकेले हैं, अकेले का मतलब ये कि इससे पहले आपके पास किसी का नंबर, इससे पहले आपके पास किसी किस्म का नंबर यानी 1 2 3 नहीं आया है, तो फिर आप इसको प्लूरल यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंगुलर यूज करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए कि डैश ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल, और आपके पास आ जाए 100 और दूसरा आपके पास आ जाए हंड्रेड्स, इस तरह आपके पास आ जाए 5 डैश स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल, और आपके पास आ जाए 100 एंड आपके पास आ जाए हंड्रेड्स। अब अगर आप इन दोनों एमसीक्यूज को देखते हैं तो आपके पास है डैश ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल एंड 5 डैश स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर हमारे पास 100 से पहले कोई भी नंबर नहीं आया, यानी इससे पहले 1 2 3 वगैरह नहीं आया है, इस वजह से रूल के मुताबिक हम इसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो पहले हमारे पास 5 आया है, हमारे पास नंबर आया है, और जब भी हमारे पास नंबर आएगा फिर रूल के मुताबिक हम इसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल। अब होपफुली आपके जहन में ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग के लिए क्लियर हो गया है। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स दे दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड डैश ऑफ केसेस, द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड डैश ऑफ केसेस, आपके पास आ जाए 1000 और दूसरा आपके पास आ जाए थाउजेंड्स। इसी तरह आपके पास आ जाए द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10 डैश केसेस, और आपके पास आ जाए 1000 एंड थाउजेंड्स। अब अगर आप एमसीक्यूज नंबर 1 को देखते हैं तो यहां पर हमारे पास आया है द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड डैश ऑफ केसेस, इससे पहले हमारे पास 1 2 3 नहीं आया है, तो जब भी इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का नंबर नहीं आएगा तो फिर हम हमेशा इसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो हम कहते हैं कि द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड थाउजेंड्स ऑफ केसेस। दूसरे में हमारे पास है द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10 डैश केसेस। अब यहां पर हमारे पास चूंकि इससे पहले 10 आया है और 10 हमारे पास नंबर है, तो हमने ये रूल डिस्कस कर लिया है कि जब भी इन वर्ड से पहले हमारे पास नंबर आएगा तो फिर हम इसका सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10,000 केसेस। अगर आप कहते हैं कि द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10,000 केसेस तो फिर आपके पास जो है वो आपका सेंटेंस गलत होगा। लास्ट एग्जांपल इसी के साथ रिलेटेड मैं आपको दूंगा, एंड दैट इज कि हमारे पास आ जाए कि ही ब्रॉड डैश ऑफ एग्स, और हमारे पास आ जाए डजन और हमारे पास आ जाए डजन्स, और फिर हम लिखते हैं कि ही ब्रॉड 2 डैश एग्स, और हमारे पास आ जाए डजन और हमारे पास आ जाए डजन्स। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास डजन तो आया है और डजन्स भी आया है, लेकिन इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का नंबर मौजूद नहीं है, तो यहां पर हम लगा लेंगे ही ब्रॉड डजन्स ऑफ एग्स, एंड यहां पर चूंकि हमारे पास 2 आया है इस वजह से हम लिख लेंगे कि ही ब्रॉड 2 डजन एग्स। तो अब आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 100, 10, 1000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस या डजन वगैरह आ जाए, या इसमें एक और वर्ड है स्कोर, SCORE स्कोर्स, तो आप उसको हमेशा जो है वो सिंगुलर प्लूरल यूज करेंगे, और अगर इससे पहले आपके पास नंबर आ जाए तो फिर हमेशा आप इसको सिंगुलर यूज करेंगे। फिर हमारे पास है रूल नंबर 13, अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं 1, none, either, neither, all, each, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनको समझे।
अगर आपके पास आ जाए वन ऑफ माई डैश कंटेक्टेड मी, और आपके पास आ जाए फ्रेंड, और दूसरा आपके पास आ जाए फ्रेंड्स, तो हमने यहां पर लिखा है कि जब हमारे पास आ जाए वन, नन, आइदर, नाइदर, ऑल, ईच, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है ऑफ, तो याद रखिए आपके पास जो नाउन आएगा वो आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, और जो आप वर्ब लगाएंगे आप उसको सिंगुलर यूज करेंगे। अभी आपके जहन में, पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि प्लूरल कैसे आएगा। तो देखिए हमारे पास वन आया, फिर हमने उसके बाद ऑफ लगा लिया, तो हमने ये रूल डिस्कस किया है कि जब भी वन के बाद ऑफ आएगा तो फिर हमारे पास जो नाउन आएगा उसका हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी, अगर आप कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है, तो नहीं, क्योंकि इंसान के दोस्त ज्यादा होते हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए ईच ऑफ द डैश शुड बी सॉल्व, और आपके पास आ जाए प्रॉब्लम, और दूसरा आपके पास आ जाए प्रॉब्लम्स, तो फिर हमारे पास वही वाला रूल है कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास ईच आएगा और इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास ऑफ आ जाए, तो आपके पास जो नाउन आएगा आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो हम कहते हैं कि ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। इसी के साथ फिर दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि आपके पास जो वर्ब आएगा, वर्ब आप उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। देखिए अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग, और आपके पास आ जाए इज एम आर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग इज एम आर, तो आपके पास पहले वन आया है, उसके बाद ऑफ आया है, तो देखिए हमने नाउन कौन सा लगाया है, प्लूरल, लेकिन हमारे पास वर्ब कौन सा आएगा, शाबाश, तो हमारे पास जो वर्ब आएगा दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। तो अक्सर औकात आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि या तो आप इस नाउन का प्लूरल फॉर्म लिखने के बजाय इसका सिंगुलर फॉर्म लिख देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि चूंकि हमारे पास प्लूरल नाउन आया है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे, और इस तरह आप इस गलती को भी कर लेते हैं। तो याद रखिए नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब आपके पास सिंगुलर आएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूं, आइदर ऑफ द पेरेंट्स डैश प्रेजेंट, और आपके पास आ जाए वाज, और दूसरा आपके पास आ जाए वर, तो चूंकि आइदर स्टार्ट में आया है, फिर उसके बाद ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाना है, और इसी तरह वर्ब को हमने सिंगुलर लगाना है, तो यहां पर मैं कह दूंगा आइदर ऑफ द पेरेंट्स वाज प्रेजेंट। इसी तरह अगर मैं कहूं कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स डैश हैप्पी इज एम आर, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज या आर हैप्पी, तो चूंकि हमारे पास नाइदर आया है, उसके बाद हमारे पास ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाया है, वर्ब हमने सिंगुलर लगाना है, इस वजह से हम कहेंगे कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज हैप्पी। तो होपफुली रूल नंबर 13 भी अब आप लोग के लिए क्लियर हो गया है। फिर रूल नंबर 14 हमारे पास है, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशंस वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। आपके पास अगर प्रीपोजिशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस डैश इंपॉर्टेंट, हमारे पास आ जाए इज एम आर। अब ये ऑफ हमारे पास क्या है, ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो जब हमारे पास प्रीपोजिशन आता है तो हम एक नाउन को उससे पहले लगाते हैं और एक नाउन को हम उसके बाद लगाते हैं। इससे पहले जो हमारे पास नाउन आता है इसको हम कहते हैं रियल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, रियल सब्जेक्ट। तो इसके साथ अगर मैं इस रूल नंबर 14 के साथ ये लिखूं कि द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, तो इसका मतलब भी यही होगा, क्योंकि अक्सर औकात अगर आप ग्रामर के बुक्स उठाएंगे तो किसी राइटर ने इसको इस अंदाज से लिखा होगा और किसी राइटर ने इसको इस अंदाज से लिखा होगा, और फिर अक्सर औकात ये आपके लिए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है कि हमारे पास रियल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो आपके पास जब प्रीपोजिशन आ जाए और प्रीपोजिशन के बाद आपके पास अगर प्रीपोजिशन से पहले आपके पास जो नाउन आएगा आप उसे रियल सब्जेक्ट कहेंगे और आपका जो वर्ब होगा वो रियल सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। तो चूंकि यहां पर हमारे पास आया है द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, द नॉलेज हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और हम कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज इज इंपॉर्टेंट। अगर यहां पर मैं लिखूं कि द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डैश
इंपॉर्टेंट, द थियरीज ऑफ लैंग्वेज डैश इंपॉर्टेंट, और आपके पास ही ऑप्शन आ जाए कि इज एम आर, तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑफ आया है। ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है, इससे पहले हमारे पास ये जो नाउन आया है दैट इज द थियरीज। द थियरीज हमारे पास रियल सब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर रियल सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर रियल सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द थियरीज हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे आर। द थियरीज ऑफ लैंग्वेज आर इंपॉर्टेंट। इसी तरह पास्ट पेपर्स में ये एमसीक्यूज आया है कि किंगडम आफ्टर किंगडम्स डैश कंकर्ड, किंगडम आफ्टर डैश आफ्टर किंगडम्स डैश कंकर्ड, आपके पास है वाज और दूसरा आपके पास है वर। अब देखिए हमारे पास आफ्टर प्रीपोजिशन है, इससे पहले हमारे पास जो किंगडम आया है ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, इसके बाद जो हमारे पास किंगडम आया है ये इसका प्लूरल फॉर्म है। रूल के मुताबिक हमने आफ्टर से पहले यानी प्रीपोजिशन से पहले हमारे पास जो नाउन आया है हमने उसके फॉर्म को देखना है कि हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो किंगडम है ये सिंगुलर है, इस वजह से हम इसके साथ लगा लेंगे वास। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इब्राहिम बिसाइड्स हिज अदर एक्टिविटीज डैश स्पेयरिंग टाइम फॉर मीडिया टू। इब्राहिम बिसाइड्स हिज अदर एक्टिविटीज डैश स्पेयरिंग टाइम फॉर मीडिया टू, तो हमारे पास आ जाएगा इज, एम और आर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बिसाइड्स आया है, बिसाइड से पहले हमारे पास इब्राहिम आया है, इब्राहिम हमारे पास एक पर्सन का नाम है तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंगुलर। इसके बाद हमारे पास आया है हिज अदर एक्टिविटीज, हिज अदर एक्टिविटीज हमारे पास प्लूरल है, लेकिन हमारा जो वर्ब आएगा वो रियल सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। रियल सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से मैं यहाँ पर लगा लूंगा इज, और मैं कहूंगा कि इब्राहिम बिसाइड्स हिज अदर एक्टिविटीज इज स्पेयरिंग टाइम फॉर मीडिया टू। सो होपफुली ये जो रूल्स हैं आप इसको सही तरीके से समझ चुके हैं। रूल नंबर 15 हमारे पास है अ नंबर ऑफ एंड अ मेजॉरिटी ऑफ, और रूल नंबर 16 हमारे पास है द नंबर ऑफ एंड द मेजॉरिटी ऑफ। अगर आपके पास आ जाए कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनहैप्पी, और आपके पास आ जाए इज एम आर, या आपके पास आ जाए अ मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स डैश अनफिट, और आपके पास आ जाए इज एम आर। वैसे मैं रिपीटेडली ये इज एम आर को इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, बाकी आपके पास जितने भी टेंसेस होते हैं उनके सिंगुलर में आपके पास एक वर्ब होता है और वर्ब में प्लूरल में भी आपके पास एक ही वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूं। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, और यहां पर मैं लिखूं इज एम आर, इस तरह मैं लिखूं कि द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स डैश अनफिट, और यहां पर भी मैं लिखूं इज एम आर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने आपको ऊपर लिखा है कि अ नंबर ऑफ और अ मेजॉरिटी ऑफ, आप इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो इस वजह से आ जाएगा कि अ नंबर ऑफ प्लेयर्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अनहैप्पी। इसी तरह आ जाएगा अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनफिट। जबकि दूसरे साइड पर हमने लिखा है कि जब हमारे पास द नंबर ऑफ आएगा या हमारे पास द मेजॉरिटी ऑफ आएगा तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स इज अनफिट। तो इसमें आप लोगों से गलती इस वजह से होती है क्योंकि यहां पर आपके पास अ आया है और ए जब हमारे पास आता है या अ हमारे पास आता है ये सिंगुलर की निशानी होती है। यानी मैं कहूंगा कि अ प्लेयर इज प्लेइंग, क्योंकि जब भी हमारे पास किसी भी नाउन से पहले अ आता है तो ये इस चीज की निशानी है कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अक्सर स्टूडेंट्स इसी में ये गलती कर लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास स्टार्ट में अ आया है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और यहाँ पर चूंकि हमारे पास द आया है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि अ नंबर ऑफ और अ मेजॉरिटी ऑफ के साथ आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जबकि द नंबर ऑफ और द मेजॉरिटी ऑफ के साथ आपने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस ए की वजह से अपने आंसर को गलत नहीं लिखना है, बल्कि आपने इसको अपने जहन में बिठाना है। फिर रूल नंबर 17 हमारे पास जो है इसमें अक्सर औकात स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए अगर यहां पर मैं लिखूं कि हेयर डैश सोल्यूशन
फॉर दिस प्रॉब्लम, यहां पर मैं लिखूं कि इज MR, इस तरह मैं लिखूं हियर डैश द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लगा लेंगे इज MR। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो वर्ब होता है वो हमारे पास जो स्टार्टिंग वर्ड होता है नॉर्मली उसके मुताबिक होता है। जिस तरह मैं कहता हूं कि द प्लेयर्स आर प्लेइंग और मैं कहता हूं कि अ प्लेयर इज प्लेइंग, तो अब प्लेयर हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा लिया, और द प्लेयर्स हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा लिया। लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास एक्सप्रेशन आता है वर्ड हेयर, तो अब आपने इससे पहले जो नाउन आया है उसको नहीं देखना है, बल्कि इसके बाद जो नाउन आया है उसको देखना है। पॉइंट को समझे, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास हेयर आया, फिर उसके बाद आपके पास वर्ब आएगा, और फिर उसके बाद आपके पास नाउन आएगा। अब ये जो वर्ब आप लगाएंगे, ये जो इस वर्ब के बाद आपके पास नाउन आया है, आप इसके मुताबिक लगाएंगे। नॉर्मली हम ये जो वर्ब लगाते हैं इसके मुताबिक लगाते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वर्ब आएगा वो इसके मुताबिक होगा। तो अगर हमारे पास ये सिंगुलर होगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा लेंगे। मैं कहता हूं कि हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। यहां पर हमारे पास इसके बाद आया है द सॉल्यूशंस, हियर के बाद हमारे पास हमने वर्ब लगाना है, और वर्ब के बाद हमारे पास जो नाउन आया है ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से यहां पर हम लगा लेंगे आर। तो मैं कहता हूं कि हियर आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। एंड सेम इज द केस विद द वर्ड देयर, कि जिस तरह हियर के लिए मैंने, अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। तो ये वर्ब के बाद जो आपके पास नाउन आया है, आपने उस वर्ब को उसके मुताबिक लगाना है। अगर वो नाउन आपके पास सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वो नाउन आपके पास प्लूरल है तो आपके पास प्लूरल वर्ब। अगर मैं कहूं कि देयर इज डैश प्लेयर आउटसाइड इज MR, इस तरह मैं लिखूं कि देयर डैश प्लेयर्स आउटसाइड, और मैं लिखता हूं इज MR। तो फिर से वही वाला रूल है कि देयर के बाद आपके पास क्या आएगा, यानी इसको अगर मैं आप लोग के आसानी के लिए लिखूं तो ये इस तरह होगा कि पहले देयर या हेयर, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद आपके पास आएगा नाउन। तो अब ये जो वर्ब होगा वो इस नाउन के मुताबिक होगा। इसका ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा इन्वर्टेड रहेगा। तो आप यहां पर देखिए कि देयर इज अ प्लेयर हमारे पास सिंगुलर है, तो इस वजह से यहां पर ये जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, तो मैं कहूंगा कि देयर इज अ प्लेयर आउटसाइड। यहां पर देयर के बाद हमारे पास क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद नाउन आएगा। यहां पर हमारे पास ये जो नाउन आया है ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा देयर आर प्लेयर्स आउटसाइड। रूल नंबर 18 इज आफ्टर जेरंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखिए सबसे पहले तो आप ये जाने कि जेरंड किसे कहते हैं। हमारे पास हम जब कहते हैं कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं लिखूं कि ही इज स्मोकिंग, और यहां पर मैं लिखूं कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो यहां पर ये जो स्मोकिंग हमारे पास आया है ये हमारे पास वर्ब है, यहां पर ये जो स्मोकिंग हमारे पास आया है ये हमारे पास नाउन है। अब वैसे जेरंड पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ यहां पर इस पॉइंट को इतना समझे कि यही ING फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास वर्ब है, इसके एंड में हमारे पास ING आया है, इस वजह से हम इसको ING फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अब अगर यही ING फॉर्म ऑफ वर्ब आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे तो ये हमारे पास फंक्शन करेगा एज अ नाउन, और जब भी हमारे पास ING फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन एक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं जेरंड। तो इस वजह से हमने यहां पर लिखा है कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो जब भी आपके पास जेरंड आएगा आप हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। फिर इस तरह मैं लिखता हूं कि लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं इस तरह लिखूं कि ही इज लिसनिंग, तो अब ये जो लिसनिंग है यहां पर ये हमारे पास एज अ वर्ब आया है, लेकिन यही लिसनिंग हमारे पास जब सेंटेंस के स्टार्ट में आया है तो हम इसे कहते हैं जेरंड, और जब भी हमारे पास जेरंड आएगा हम हमेशा उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। या अगर मैं आप लोग के लिए इसको और भी ज्यादा आसान बनाऊं तो इसका सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास सेंटेंस शुरू हो जाए और उसके स्टार्ट में आपके पास ING आ जाए तो आप उसको जेरंड कहेंगे। तो जब भी आपके पास कोई सेंटेंस जेरंड से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। जिस तरह यहां पर हमने लिखा है कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, अगर मैं कहता हूं कि स्मोकिंग आर बैड हैबिट्स
तो फिर ये हमारे पास गलत बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं कहता हूं कि लिसनिंग्स इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, तो ये गलत बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी जरंड आएगा हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। फिर हमारे पास है रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 18 हमारे पास है कि आफ्टर इन्फिनेटिव सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। इन्फिनेटिव को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखें कि जब आपके पास टू आ जाए और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो हम कहते हैं कि टू प्ले, टू राइट। तो अब ये हमारे पास इन्फिनेटिव बन गया है, क्योंकि यहां पर हमारे पास टू आया है और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अभी आप लोग अपने इस लेवल पे इतना भी याद रखें कि टू के बाद हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, हम उसके बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं कि टू प्लेड, या मैं कहता हूं कि टू रोट, या मैं कहता हूं कि टू रिटन, तो ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि हमारे पास जब टू आता है हम उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और हम उसके बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम कहते हैं कि टू वॉक इज अ गुड हैबिट। अब हमारे पास टू आया है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास इन्फिनेटिव आएगा तो हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। इसी तरह अगर यहां पर मैं कहूं कि टू लिसन इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, तो यहां पर हमारे पास टू आया है टू लिसन और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। और जब इसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा हमारे पास सिंगुलर आएगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि टू लिसन इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग। अब वैसे अगर यहां पर हम कहते हैं कि लिसनिंग इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी इस इन्फिनेटिव की जगह पर मैं यहां पर जरंड लगाऊं तो इन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क होगा, तो इसको हम इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 20, दैट इज इफ अ मैथमेटिकल नंबर इज यूज्ड बिफोर मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, वेट एंड मेजरमेंट एटसेट्रा, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखिए अगर मैं कहता हूं कि ही, या मैं कहता हूं कि $5 million, dash a huge amount, $5 million dash a huge amount। अब देखिए यहां पर हमारे पास मनी आया है, इन डॉलर्स हमारे पास क्या, ये हमारे पास मनी है, यहां पर हमारे पास मिलियंस भी प्लूरल है और डॉलर्स भी हमारे पास प्लूरल है, लेकिन इससे पहले हमने मैथमेटिकल नंबर को यूज किया है। मैथमेटिकल नंबर का सिंपल मतलब होता है 1 2 3। तो जब भी आपके पास मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, वेट और मेजरमेंट से पहले 1 2 3 आएगा तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि $5 million इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप कहते हैं कि $5 million आर अ ह्यूज अमाउंट, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसिडर होगा। इसी तरह मैं कहता हूं कि टाइम, सही है, तो इस तरह मैं कहता हूं कि 15 minutes walk dash important for a healthy life। 5 minutes walk dash important for a healthy life। अब हमारे पास यहाँ पर आया है 15 हमारे पास एक मैथमेटिकल नंबर है, उसके बाद हमारे पास मिनट्स आया है, मिनट्स हमारे पास जो है वो टाइम है। तो जब हमारे पास टाइम आएगा और उससे पहले हमारे पास मैथमेटिकल नंबर आएगा तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लगा लूंगा इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि 2 hours discussion dash conducted, 2 hours discussion dash conducted। अब यहां पर हमारे पास 2 आया है, उसके बाद हमारे पास आवर्स आया है, आवर्स हमारे पास प्लूरल है और ये टाइम की निशानी है, तो इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं लगा लूंगा 2 hours discussion was conducted। फिर नेक्स्ट हमारे पास, इसके बाद मैं आपको 1 2 3 एग्जांपल्स और भी देता हूं ताकि आपकी इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस। तो हमारे पास जब डिस्टेंस आएगा और उससे पहले हमारे पास नंबर आएगा, मैथमेटिकल नंबर आएगा, तो हम उसके साथ भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। यानी मैं कहता हूं कि 5 kilometers dash very long distance। 5 kilometers dash
वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास 5 आया है, उसके बाद हमारे पास किलोमीटर्स आया है। किलोमीटर्स हमारे पास निशानी है किस चीज़ की, ये हमारे पास निशानी है डिस्टेंस की, इस वजह से हम इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि 5 किलोमीटर्स इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह मैं कहता हूँ कि 12 feet long rod dash bought। 12 feet long rod dash bought। अब यहां पर हमारे पास फीट क्या है, ये हमारे पास प्लूरल है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 12 आया है, 12 हमारे पास नंबर है, इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि 12 feet long rod was bought। फिर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं वेट की, सही है, तो मैं कहता हूं कि 5 kgs bag dash given to a poor। 5 kgs bag dash given to a poor। अब यहां पर हमारे पास 5 आया है, इसके बाद हमारे पास kgs आया है, kgs हमारे पास जो है वो वेट की निशानी है। तो हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा है कि जब हमारे पास वेट आ जाए और उससे पहले हमारे पास सिंगुलर नंबर आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। तो मैं कहूंगा कि वाज गिवन टू अ पुअर। इस तरह मैं कहता हूं कि 20 kgs फ्लोर बैग कन्फिस्केटेड। मैं कहता हूं कि 20 kgs फ्लोर बैग डैश कन्फिस्केटेड। यहां पर हमारे पास आया है kgs, तो यहां पर इससे पहले हमारे पास 20 आया है, तो हम इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहता हूं कि 20 kgs फ्लोर बैग वाज कन्फिस्केटेड। एंड में मैं आपको जो है वो इसी रूल नंबर 20 के बारे में मैं आपको मेजरमेंट की भी एग्जांपल देता हूं ताकि आपके लिए जो है वो ये क्लियर रहे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 15 inches फॉर एग्जांपल रॉड डैश रिक्वायर्ड। अब हमारे पास इंचेस जो है वो किस चीज़ की निशानी है, ये मेजरमेंट की निशानी है, इस वजह से हम इसके साथ लगा लेंगे इज रिक्वायर्ड। तो हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अपने जहन में रखें कि जब भी हमारे पास मैथमेटिकल नंबर आएगा और उसके बाद हमारे पास मनी आ जाए, टाइम आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, वेट आ जाए या मेजरमेंट आ जाए, तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। ऑल्दो ये जो आपके पास नाउन आएगा ये आपके पास प्लूरल होगा, लेकिन आप इसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे वो आपके पास सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 21 हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन यहां पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। हम जब एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे फिर वहां पर हमारे पास एडजेक्टिव के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास क्वांटिटी और नंबर वगैरह सारे आते हैं, फिर वहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना यहां पर जाने कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास, एक को हम कहते हैं कार्डिनल्स और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्डिनल्स में हमारे पास डेफिनेट नंबर भी आते हैं और इनडेफिनेट नंबर भी आते हैं, लेकिन फिर इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब ऑर्डिनल्स में हमारे पास आते हैं 1 2 3 वगैरह, जबकि कार्डिनल्स हमारे पास आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस किस्म के नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब जब हमारे पास ऑर्डिनल्स आते हैं तो इसको हम यूज करते हैं सीरीज के लिए, या हम जब किसी चीज का नंबर या ऑर्डर शो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऑर्डिनल्स को यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज की तादाद को शो करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए कार्डिनल्स को यूज करते हैं। अब याद रखिए, ऑर्डिनल्स के बाद आपके पास सिंगुलर वर्ब आता है और इस तरह इसके बाद आपके पास सिंगुलर नाउन आता है। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि द फर्स्ट स्टूडेंट वाज स्टॉप्ड। द फर्स्ट स्टूडेंट वाज स्टॉप्ड। अब देखिए यहां पर हमने स्टूडेंट लगाया है, स्टूडेंट हमारे पास सिंगुलर नाउन है, और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है दैट इज वाज भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सिंगुलर है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डिनल आ रहा है तो हम उसके बाद सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं, और इसी तरह हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। आप लोग ये भी अपने जहन में याद रखें कि जब भी आपके पास ऑर्डिनल्स आते हैं आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। जब भी आपके पास ऑर्डिनल नंबर आएगा आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि द 10th चैप्टर इज इंपॉर्टेंट,
द 10th चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि यहां पर हमारे पास आया है 10th, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें सीरीज शो कर रहे हैं। सीरीज का मतलब ये कि ये हमें ऑर्डर शो कर रहे हैं कि हम ले चैप्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की नहीं, बल्कि आप इस सीरीज में चले जाए और आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि 10th के बाद हमने जो नाउन लगाया है वो भी सिंगुलर है और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है वो भी हमारे पास सिंगुलर है। इस तरह अगर मैं कहता हूं कि द 21st century is the century of science. The 21st century is the century of science. अब यहां पर हमने 21st लगाया है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो नाउन लगाया है that is singular और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है वो भी हमारे पास सिंगुलर है। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास ऑर्डिनल्स आएंगे आप उसके बाद सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे और इसी तरह आप इसके बाद सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। लेकिन हमारी जो ज्यादा डिस्कशन है वो कार्डिनल्स पे होने वाली है। हमारे पास जो कार्डिनल्स है जिसको हम 1, 2, 3, 100, 1000 वगैरह, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्डिनल है। अब याद रखिए कि जब आपके पास कार्डिनल्स आते हैं तो आप इसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं। सिवाय 1 के आप क्या करते हैं, आप इसके बाद जो है वो प्लूरल लगाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 बॉय कॉल्ड मी। अब 1 के बाद हमने जो है वो बॉय लगाया है और बॉय हमारे पास सिंगुलर है। लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि 2 बॉयज कॉल्ड मी। अब आप देखिए कि 2 के बाद यानी सिवाय 1 के हमारे पास जो भी कार्डिनल नंबर आएगा फिर हम उसके बाद प्लूरल नाउन को यूज करेंगे। अब यहां पर जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि डैश सेमिनार वाज कंडक्टेड, या हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अरेंज्ड, और आपके पास आ जाए 3 डे, दूसरा आपके पास आ जाए 3 डेज और नेक्स्ट आपके पास आ जाए 3 डेज, और इसी तरह आपके पास आ जाए हम कहते हैं कि अ डैश डेलीगेशन वाज सेंट। अब यहां पर मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट और मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर हमने कहा है कि जब भी हमारे पास कार्डिनल्स आते हैं तो हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो हमारे पास जो वर्ब आता है वो हमारे पास सिंगुलर होगा, यानी हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो अब एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन ए हुआ, ये ऑप्शन बी हुआ और ये ऑप्शन सी। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इसमें हमारे पास कौन सा वाला ठीक होगा? तो डियर स्टूडेंट्स बड़े गौर के साथ इस पॉइंट को सुने कि जब आपके पास कार्डिनल नंबर आएगा तो हमने लिखा है कि इसके बाद हमेशा हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा, इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ 3 days सेमिनार वाज कंडक्टेड। लेकिन अब इसमें हमारे पास कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखिए कि जब आपके पास कार्डिनल नंबर आ जाए, क्या आ जाए? कार्डिनल, और फिर उसके दरमियान आपके पास हाइफन आ जाए और फिर उसके बाद आपके पास जो नाउन आएगा आप उस नाउन को सिंगुलर यूज करेंगे। शायद ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अगर आप इस पे अपने ज्यादा एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे और ज्यादा फोकस पे करेंगे तो फिर ये पॉइंट आपके लिए आसान बन जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब भी हमारे पास कार्डिनल्स आएंगे हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे, तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगा। और इसी रूल के मुताबिक यहां पर हमने लिखा है कि अ 3 days सेमिनार वाज कंडक्टेड। यहां पर 3 हमारे पास कार्डिनल नंबर है, उसके बाद जो नाउन मैंने लगाया है वो हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से ये आंसर हमारे पास ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं, इस एमसीक्यूज नंबर 2 को देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कि अ डैश 10 स्टूडेंट। अब 10 दरमियान में हाइफन नहीं है तो ये तो हमारे पास गलत इस वजह से बन जाएगा क्योंकि कार्डिनल के बाद हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर हमारे पास कार्डिनल नंबर तो आया है लेकिन उसके बाद हमारे पास हाइफन आया है, और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास नंबर कार्डिनल नंबर आएगा और उसके बाद हाइफन आएगा तो ये जो नाउन यूज होगा ये हमारे पास प्लूरल आएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास सिंगुलर आया है। अब आपकी इस वजह से आपके पास इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। आपके पास आ जाएगा कि अ 10 स्टूडेंट डेलीगेशन वाज सेंट। थोड़ा सा शायद आपके लिए पॉइंट कंफ्यूजिंग हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दो और भी देता हूं ताकि आपके लिए ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। अगर यहां पर मैं लिखूं कि डैश ग्रुप was
रिसीव्ड। और हमारे पास इसी तरह मैं यहां पर भी लिखूं कि अ डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड। यहां पर हमारे पास आ जाए 12 मैन, दूसरा हमारे पास आ जाए 12 मैन, और यहां पर हमारे पास आ जाए 12 मेंस, और यहां पर हमारे पास आ जाए 12 मेंस। ये चलो मेन लगा लेते हैं हम यहां पर। इसी तरह यहां पर मैं लिखता हूं कि 12 मैन, मैं यहां पर लिखता हूं कि 12 मेंस, यहां पर मैं लिखता हूं कि 12 मेन। अब देखिए यहां पर हमारे पास आया है 12 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्डिनल नंबर है, और कार्डिनल नंबर के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि अगर दरमियान में हाइफन ना हो तो फिर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। इस वजह से यहां पर हमारे पास मैन आया है। मैन हमारे पास जो है वो इर्रेगुलर नाउन है। इर्रेगुलर और रेगुलर नाउन में सिंपल डिफरेंस ये है कि जब आप किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं तो हम उसे रेगुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय और बॉयज, गर्ल गर्ल्स, तो ये हमारे पास रेगुलर है। और जब आप किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं और उसके साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं करते हैं, बल्कि नॉर्मली आप इसमें इनसाइड वावल को चेंज करते हैं, तो हम उसे इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। अब ये मैन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है। इसका हमारे पास जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज मैन। इस वजह से हम यहां पर लगा लेंगे अ 12 मैन ग्रुप वाज रिसीव्ड। ये क्यों गलत है, क्योंकि मेंस तो हमारे पास वर्ड है ही नहीं, और ये हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि 12 के बाद हमारे पास हाइफन आया है और हाइफन के बाद हमारे पास मेन आया है। जबकि हमने रूल डिस्कस किया है कि कार्डिनल के बाद जब भी हमारे पास हाइफन आएगा तो ये जो नाउन हमारे पास होगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा। और लास्ट पॉइंट इस एमसीक्यूज को देखिए, इसमें हमने कहा कि अ डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड। अब यहां पर हमारे पास नंबर आया है 12 के बाद हमारे पास क्या आया है, हाइफन आया है, तो नाउन हमारे पास कौन सा आएगा, देखिए ना, नाउन हमारे पास जो है वो सिंगुलर आएगा। इस वजह से हम लगा लेंगे कि अ 12 मैन ग्रुप वाज रिसीव्ड। तो होपफुली अब आपके पास कार्डिनल और ऑर्डिनल के बाद किसी किस्म की कंफ्यूजन